नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। यूपी पीएससी के ऐलान के बाद भी यूपी के प्रयागराज में छात्रों का प्रदर्शन आज 5वें दिन भी जारी है। आपको बता दें कि आयोग ने पीसीएस प्री एग्जाम पहले की तरह ही कराने का ऐलान किया है और साथ ही एआरओ की परीक्षा को स्थगित करते हुए कमेटी बना दी है। लेकिन छात्र इतने भर से संतुष्ट नहीं है। छात्रों का कहना है कि जब तक एआरओ का एग्जाम भी एक शिफ्ट में नहीं होगा, उनका आंदोलन जारी रहेगा। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए, छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है और छात्रों का आरोप है कि आयोग डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रही है, लेकिन हम ना तो हटेंगे ना तो बटेंगे। छात्रों ने साफ तौर पर कह दिया है कि पीसीएस प्री की तरह ही आयोग को एआरओ का एग्जाम एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में कराना होगा। आयोग ने एआरओ की परीक्षा के लिए कमेटी गठित की और कमेटी सभी पहलुओं पर विचार कर जल्द ही अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंपेगी। प्रयागराज में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि यूपीएससी ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग जो है वो मान ली है, लेकिन छात्र अब भी यूपीएससी के बाहर धरने पर बैठे हैं। आपको बता दें कि एआरओ की परीक्षा को स्थगित करते हुए कमेटी बना दी गई है, लेकिन छात्र चाहते हैं कि एआरओ का एग्जाम भी एक शिफ्ट में होना चाहिए। वहीं इससे लेकर के तमाम विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हैं। प्रयागराज में आयोग के ऐलान के बाद भी छात्रों का प्रदर्शन जारी है। आयोग ने पीसीएस प्री एग्जाम पहले की तरह ही कराने का ऐलान किया है। साथ ही एआरओ की परीक्षा को स्थगित करते हुए कमेटी बना दी है, लेकिन छात्र चाहते हैं कि एआरओ का एग्जाम भी एक शिफ्ट में होना चाहिए। हम लोग की मांगे आरओ और पीसीएस दोनों परीक्षाओं को लेके थी। इन्होंने पीसीएस के बारे में कहा कि पूर्व की बात ही होगी, 1 डे 1 शिफ्ट होगी, लेकिन क्या तारीख बताई? अभी तारीख नहीं बताया ना, कहा कि स्थगित की जाती है। जो डेट पे होने वाले थे उस डेट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आरओ के बारे में उन्होंने कहा है कि कमेटी बना के करेंगे। इसमें फिर बात है। दरअसल लंबी मीटिंग के बाद आयोग ने ऐलान किया है कि पीसीएस प्री की परीक्षा पहले की तरह होगी, जबकि एआरओ की परीक्षा स्थगित कर दी गई है और इसके लिए कमेटी बना दी गई है। मुख्यमंत्री जी के पहल पर आयोग पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 को सैद्धांतिक रूप से पूर्व के भांति एक दिवस में कराए जाने का निर्णय लिया गया। वहीं इस मामले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि सरकार छात्र हित के साथ है, छात्रों की मांगे मान ली गई हैं। समस्या का समाधान हो गया है और हमारी पूरी सरकार छात्र हितों के साथ है, छात्रों के साथ है। परीक्षार्थियों की मांगे मान ली गई हैं और हर स्थिति में उनको कहीं कोई दिक्कत न हो, इस बात को सरकार सुनिश्चित करेगी और इसके निर्देश अधिकारियों को दे देगी। परीक्षा पर अखिलेश यादव जहां लगातार प्रदेश सरकार पर निशाना साध रहे हैं, वहीं डिम्पल यादव का कहना है कि छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार आंख बंद किए बैठी है। ये कोई मामूली घटना नहीं है जहां पर पढ़े लिखे नौजवान आंदोलन पे बैठ गए हों। वैसे तो मेरी इच्छा ये भी थी कि मैं सबसे पहले उनके आंदोलन में शामिल होता जाकर के, उनके बीच बैठता जाकर के, लेकिन मैं ये बात जानता हूं, बहुत सारे लोग छात्रों का, नौजवानों का आंदोलन को ये भी कहते थे कि राजनीति से प्रेरित है। हम छात्रों के जो प्रोटेस्ट है उनका समर्थन करते हैं, क्योंकि जो उनकी मांग है वो जायज है और लगातार बीजेपी की सरकार और पूरा शासन प्रशासन, स्पेशली सरकार, चाहे वो छात्र हों, चाहे वो हमारे शिक्षक भाई और बहन हों, लगातार इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी। जिस तरह की शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा सरकार को जिस तरह के फैसले लेने चाहिए थे, सरकार हमेशा अपनी आंख बंद करके बैठी हुई रहती है। जब जब सरकार को कोई फैसला लेना होता है, तब इसी तरह की प्रक्रिया लगातार सरकार की तरफ से दिखाई दे रही है। वाराणसी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने छात्रों के प्रदर्शन को सरकार की विफलता बताया है। ये सरकार की विफलता है, जो उनके द्वारा आयोग बने हैं वो विफल हैं
और कहीं ना कहीं उसमें ढोल में पोल है। सरकार को अपनी कमियों के कारण से झुकना पड़ा और मैं उन बच्चों को, नौजवान अपने साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी एकजुटता, उनकी मजबूती ने इस पूरे सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। अरे हमारे आपके सभी बच्चों का भविष्य अंधकारमय है। हम निश्चित तौर से बच्चों के साथ खड़े हैं। हाँ, जहाँ तक उनको सहयोग की बात है, सपोर्ट की बात है, हम लोगों ने उनको मॉरल सपोर्ट किया, हम लोगों ने उनको मानसिक रूप से मजबूत किया और वो बच्चे लड़े हैं। लड़ाई उनकी है, लड़ाई वो लड़कर जीते हैं। सरकार का दावा है कि उसने छात्रों की मांगे मान ली हैं, लेकिन छात्र अपना आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं हैं। उन्हें अब लिखित में अपनी मांगों का जवाब चाहिए। वहीं स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर अब भी सियासत तेज है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से अब पाबंदी का लेवल ग्रेड 3 लागू कर दिया गया है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI का जो लेवल है वो 400 से ऊपर बना हुआ था, जिसकी वजह से ग्रेड 3 लागू करने का फैसला लिया गया है। यानी अब दिल्ली में कई पाबंदियां लागू हो गई हैं। पाबंदियों को सख्ती से लागू कराने के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय सुबह 11:30 बजे अधिकारियों के साथ एक मीटिंग भी करने वाले हैं। आपको बता दें कि 11:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब ये मीटिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि पिछले कई दिनों से एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों को भी काफी परेशानियां हो रही हैं। आज भी प्रदूषण सीवियर कैटेगरी यानी कि खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है दिल्ली के कर्तव्य पथ पर और किस तरीके से ये खराब प्रदूषण विजिबिलिटी पर असर दिखा रहा है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी दिल्ली का ओवरऑल AQI जो है वो 410 है और ऐसे में जहां इस वक्त हमारी मौजूदगी है यानी कि इंडिया गेट सर्किल के पास, यहाँ का AQI इस वक्त 419 यानी कि सीवियर कैटेगरी में है। और यहाँ आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से ये खराब AQI आज विजिबिलिटी पर भी असर डालता हुआ नजर आ रहा है। धुंध, स्मॉग का ये एक पूरा कोहरे की एक जो चादर सी है वो चारों तरफ आपको नजर आएगी। थोड़ी देर तक आपको, थोड़ी दूर तक आपको जो है वो विजिबिलिटी दिख रही है। 100 मीटर 150 मीटर के तकरीबन ये विजिबिलिटी ज़रूर दिख रही है, लेकिन इसके आगे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। इस सड़क पर जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं, इसके इस तरफ इंडिया गेट की तस्वीरें साफ नज़र आती है तो दूसरी तरफ राजपथ साफ नज़र आता है, राष्ट्रपति भवन साफ नज़र आता है। लेकिन आज क्योंकि जिस तरीके से हम कर्तव्य पथ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर विजिबिलिटी जो है वो 200-250 मीटर से भी कम बनी हुई है, इसीलिए कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। केवल सफ़ेद और धुंध का की जो एक सफ़ेद चादर सी है वो नज़र आ रही है। दिल्ली में लगातार सीवियर कैटेगरी में पोल्यूशन बना हुआ है, प्रदूषण जो है वो खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है, जिसके चलते दिल्ली में GRAP 3 को भी लागू कर दिया गया है, जिससे आज 8 बजे से ये सारी रेस्ट्रिक्शंस जो है वो शुरू हो जाएंगी और इसके साथ ही कई चीज़ों पर पाबंदियां भी GRAP 3 में लगेंगी। कैमरा पर्सन विकास ठाकुर के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे से शुरू हुई सियासी जंग अब रजाकारों तक पहुंच गई है। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने योगी के नारे पर हमला बोलते हुए कहा कि गेरुआ वाला बयान दिया था, योगी की तुलना आतंकी तक से कर दी थी, जिसके बाद योगी ने खड़गे को रजाकारों की याद दिलाई। पूछा, खड़गे रजाकारों के जुल्म के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? खड़गे के बेटे प्रियांक ने इस पर जवाब दिया है। साधु के बेस में रहते हैं लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं। या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जारी जुबानी जंग में अब रजाकारों की एंट्री हो गई है। योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे के जवाब में खड़गे ने गेरुआ पर हमला बोला था। योगी पर निशाना साधते हुए खड़गे ने उन्हें आतंकी तक बता दिया था। योगी ने भी खुद पर हुए हमले का जवाब दिया और रजाकारों के अत्याचार को याद दिलाते हुए आरोप लगाया कि खड़गे वोट बैंक की वजह से अपने परिवार का बलिदान भी भूल गए हैं।
योगी के इसी हमले का खड़गे के बेटे प्रियांक ने जवाब दिया है। प्रियांक खड़गे ने क्या कहा है ये जानेंगे, लेकिन पहले सुनिए बटेंगे तो कटेंगे की बात रजाकारों तक कैसे पहुंची। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया, बटे थे तो और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ था, इसलिए बटे थे तो कटे थे, बटेंगे तो कटेंगे। कौन एक साधु के बेस में रहते हैं लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो। गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को। सच्चाई रखिए, आप वोट बैंक के लिए इस सच्चाई को देश के सामने रखने से कोताही कर रहे हैं। योगी ने खड़गे को नसीहत देते हुए उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। हालांकि योगी के इस हमले पर मल्लिकार्जुन खड़गे का तो जवाब अब तक नहीं आया, लेकिन उनके बेटे प्रियांक खड़गे ने जवाब जरूर दिया है और मजबूरी में उन्हें रजाकारों का भी जिक्र करना ही पड़ा। आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को। जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी पटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से कटेंगे। Does not understand the pain of communal riots, and of course Razakars did what they did to our family. They torched the house. A few people of our family died. That does not mean that the entire Muslim community is bad. The Razakars did it. The Muslim community did not do it. Atrocities that you do is okay. But the atrocity somebody else does is the community, give a community color to it, that's wrong. मल्लिकार्जुन और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सीधे लाइव तस्वीर दिखाते हैं। जो कुछ भी हुआ बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसमें किसी वरिष्ठ पत्रकार या कैसा भी पत्रकार, कैमरामैन या किसी के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ है या चोटिल हुआ है कोई भी, ये भी चिंताजनक है, कतई नहीं होना चाहिए। तो कानून का काम करेगा, निश्चित रूप से करेगा। ऐसे किसी भी घटना को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाए। प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्यों इतना अग्रेसिव पूरा मामला हुआ, क्यों हिंसा बढ़ गई, क्या सही व्यवस्था को नहीं संभाल पाया प्रशासन, वहाँ पर कलेक्टर वहाँ नहीं पहुंची, तमाम चीजें भी सामने आ रही। देखिए, प्रशासनिक अधिकारियों की तो जब तक मुझे पूरी जानकारी नहीं, हम ले रहे हैं, पूरी समीक्षा करवा रहे हैं अपने स्तर पर भी और मुख्यमंत्री जी के स्तर पर भी पूरी सूचनाएं प्राप्त की जा रही है। जहाँ तक मैं कोई क्लीन चिट तो नहीं देता, लेकिन मैं सोचता हूँ कि काफ़ी हद तक उसको शांत करने में, संभालने में तत्परता तो बढ़ती है, लेकिन मॉब कलेक्शन जो हो जाता है, मॉब को कंट्रोल कर पाना थोड़ा कठिन होता है। मॉब को एकत्रित ही नहीं होने देना चाहिए था, बस ये है विशेष बात कि मॉब इकट्ठा नहीं हो, मॉब कंट्रोल में नहीं रहता। कहीं पर भी मॉब एकत्रित आ जाता है तो उसके बाद कोई ये सोचे कि केवल मेरे भाषण से या मेरे द्वारा आह्वान पर चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सभी प्रकार के तत्व उसमें होते हैं। कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं कि जो केवल वातावरण को खराब करने के लिए भी होते हैं, इसलिए मॉब इकट्ठा नहीं हो, ये प्रयास करना चाहिए था। मतलब कहने को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया, लेकिन ये इस तरह की घटनाएं आप दुर्भाग्यपूर्ण होती है, लेकिन फिर भी सुरक्षा को लेकर सरकार को सोचना चाहिए इसके बारे में। नहीं, ये बात सही है। देखिए, ये चौथा स्तंभ माना जाता है। जो 3 स्तंभ जो लोकतंत्र के हैं, उसमें चौथा स्तंभ आपका ये समाचार जगत है, पत्रकारिता वाला है। सुरक्षा निश्चित रूप से, हालांकि कई बार रिस्क भी लेते हैं आपके, मैं तो उनको धन्यवाद भी दूंगा जो खतरा मोल लेकर के भी और सूचनाएं प्राप्त करते हैं।
लेकिन सावधानी उनको भी रखनी चाहिए, थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि जान बचाना पहली प्राथमिकता है। ठीक है, आप दुस्साहसपूर्ण कृत्य भी कई बार करते हैं कि जा कर के और उसको कैमरे में कैद करना चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा का भी ख्याल रखें। आप चाहें मतलब सरकार। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आज कार्तिक पूर्णिमा है और इस अवसर पर श्रद्धालु गंगा और दूसरी पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं। वाराणसी, प्रयागराज समेत तमाम जगहों पर लोग सुबह से ही गंगा स्नान कर रहे हैं और उधर गंगा स्नान के लिए हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुबह 4 बजे से हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु दूसरे राज्यों से गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं और पूरे मेला क्षेत्र को 9 जोन और 33 सेक्टर में बांटा गया है। वहीं ट्रैफिक भी डाइवर्ट किया गया है। तो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों की ये तस्वीर है जहां पर देखिए घाटों पर श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है और पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। कार्तिक पूर्णिमा का जो है गंगा स्नान, आज उसी की तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देव दीपावली पर गंगा आरती देखने के लिए लाखों देसी विदेशी पर्यटक काशी पहुंच चुके हैं और 21 अर्चक महाआरती करने वाले हैं। पहली बार ऐसा होगा कि देश दुनिया इस महाआरती को ऑनलाइन देखेगी। पहली बार गंगा सेवा निधि की वेबसाइट पर लाइव आरती दिखाई जाएगी। पीएम मोदी भी लाइव गंगा आरती देखेंगे। तो ये पहली बार होने जा रहा है, यानी कि जो है अगर आप घर पर भी हैं तो ऑनलाइन जो है महाआरती देख सकते हैं। पहली बार देश दुनिया जो है इस महाआरती को ऑनलाइन भी देख सकेगी और पहली बार गंगा सेवा निधि के वेबसाइट पर लाइव ये आरती दिखाई जाएगी। पीएम मोदी भी लाइव ही जो है गंगा आरती देखेंगे। प्रयागराज कुंभ को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। 30 दिसंबर तक कामों को पूरा करने का डेडलाइन है, जिसकी समय समय पर समीक्षा भी बड़े अधिकारी कर रहे हैं। हाल ही में चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी कामों का जायजा लेने पहुंचे थे। कितना तैयार हुआ प्रयागराज, देखिए ये रिपोर्ट। 13 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले महाकुंभ की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। दिव्य और भव्य के साथ ही इस बार सुरक्षित, ग्रीन, प्लास्टिक फ्री और डिजिटल महाकुंभ पर सरकार का फोकस है, जिसकी तैयारी 1 साल पहले से की जा रही है और 30 दिसंबर तक काम खत्म करने की डेडलाइन दी गई है। लेकिन चीफ सेक्रेटरी ने काम में और तेजी लाने के लिए 15 दिसंबर तक का समय दिया है। पिछले 1 साल से महाकुंभ की तैयारी में लगी हुई है और लगभग 6000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाएं स्वीकृत कर रखी हैं, जिसमें कुछ कुंभ के बजट से है और कुछ डिपार्टमेंटल बजट से। तो उन 6000 करोड़ की जो परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, अब वो लगभग अंतिम चरण में है। जो भी काम हमें कंप्लीट करने हैं कुंभ को सुचारू करने के लिए, सुचारू रूप से लॉन्च करने के लिए, वो प्रायोरिटी पे 15 दिसंबर तक कंप्लीट कर लिए जाएं। 1-2 काम कुछ ऐसे हैं जो 15 दिसंबर तक होने संभव नहीं है, तो उन्हें हर दशा में 30 दिसंबर तक पूरा किया जाए। इस बार 4000 हेक्टेयर में 25 सेक्टरों में मेला बसाया जा रहा है, जो कि पिछली बार की तुलना में 25 से 30% अधिक है। महाकुंभ की सुरक्षा में करीब 40,000 पुलिस फोर्स, पीएससी और आरएएफ तैनात की जा रही है। हमारा जो पुलिस का व्यवस्थापन है, पिछले कुंभ के अनुपात में 51% ज़्यादा मानव शक्ति हमने दिया है और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हैं प्रदेश के या अंतर जनपदीय बॉर्डर हैं, हमारी चेकिंग वहाँ से शुरू होगी और उसके बाद से जोन्स की लेवल पे चेकिंग होगी, फिर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे चेकिंग होगी और फिर कुंभ में व्यवस्थाएं कराई जाएंगी। जो भी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी शामिल है, उसका समावेश हमारे जितने भी सीसीटीवी कैमरा इत्यादि लगाए जा रहे हैं उसमें हम लोग करेंगे। इस बार पूरे मेला क्षेत्र को प्लास्टिक फ्री रखा जाएगा। जहां पर अखाड़े हैं या फूड वेडिंग जोन है, वहां पर पॉलीथीन के बजाय दोना पत्तल और मिट्टी के बने बर्तनों का इस्तेमाल किया जाएगा।
महाकुंभ में ये एक नई शुरुआत और नई पहल की जा रही है। पिछले कुंभ के तुलना में इस बार का कुंभ बहुत अधिक बेहतर होगा और स्वच्छ कुंभ, सुरक्षित कुंभ के साथ साथ डिजिटल कुंभ का भी इस बार क्रियान्वयन करने का प्रयास प्रशासन कर रहा है। पूरे कुंभ को प्लास्टिक फ्री रखा जाएगा। जहाँ जहाँ पे अखाड़े हैं और जहाँ पे आप भंडारे वगैरह का आयोजन होता है या जहाँ भी फूड वेंडिंग कोर्ट है, वहाँ पर दोना, पत्तल या बगास से बने हुए कंपोस्टेबल या डिकम्पोजेबल जो मटेरियल होते हैं वही इस्तेमाल हो। 2019 के कुंभ में 24 करोड़ लोग आए थे। इस बार 40 से 50 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, विंध्याचल कॉरिडोर और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण के बाद पहली बार महाकुंभ हो रहा है। ऐसे में यहाँ आने वाले लोग दूसरे धार्मिक स्थलों पर जा सकते हैं। इसलिए प्रयागराज के साथ साथ आसपास के जिलों पर भी सरकार फोकस कर रही है। प्रयागराज से सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18। राजगीर में आयोजित महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में मेजबान भारत का दबदबा बरकरार है। इंडिया ने अपने तीसरे मैच में थाईलैंड को 13-0 से हराकर जीत की हैट्रिक पूरी की। भारत की जीत में दीपिका का अहम रोल रहा, जिन्होंने अकेले 5 गोल दागे। जीत पर महिला हॉकी की कप्तान सलीमा टेटे ने खुशी जाहिर की है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी, टीम इंडिया ने जीत की हैट्रिक लगाई है। तो हम थर्ड मैच के लिए तैयार होकर आए थे। नेक्स्ट मैच हम देखेंगे मैच, उसके बाद पता चलेगा। अभी हमारा फोकस यही था कि हमारा थाईलैंड के साथ खेलना है। नेक्स्ट हमारा जापान के साथ है, हम उसके लिए तैयारी करेंगे। तो भारत ने थाईलैंड को 13-0 से हराया। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। टीम इंडिया ने जीत की हैट्रिक लगाई है। उसके बाद से तस्वीरें सामने आई है। आप देखिए, खुशी का माहौल भी देखने को मिला। और अब खबर राजसमंद से है, जहां केलवा के मांडावाड़ा टोल पर कर्मचारी की मौत होने पर हंगामा जारी है। मृतक के परिजन और ग्रामीण मुआवजे की मांग पर जो है धरने पर बैठे हैं। मृतक राय सिंह की रात हार्ट अटैक से मौत हुई और मांडावाड़ा गांव का ही रहने वाला था राय सिंह। परिजन और ग्रामीणों ने टोल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। एम्बुलेंस नहीं होने और समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाने का आरोप लगाया है। एहतियातन 3 थानों का जाब्ता मौके पर तैनात है, पर केलवा थाना क्षेत्र के मांडावाड़ा टोल की ये पूरी घटना है। तस्वीरें भी सामने आई है। मुआवजे की मांग पर परिजन और ग्रामीण जो है वो अड़े हुए हैं।